तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा उपचुनाव के लिए जो मतदान चल रहा है उससे लेकर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीट तो छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट मरवाही पर इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है। अंतिम दौर की वोटिंग चल रही है क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मनोज शर्मा अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल अपडेट बताएं, वोटिंग को लेकर क्या हालात हैं और किस तरीके का रुझान लोगों में और मतदाताओं में देखने को मिला अंतिम दौर में? जो सुबह से अगर अपन देखें तो जो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, सुबह 7 बजे से लेकर जो 9 बजे तक के अपडेट हमारे पास आए तो उसमें कुल 8 या 9% मतदान हुआ था, जबकि मुंगावली विधानसभा में 12% के करीब मतदान हुआ था। जैसे जैसे समय निकल रहा था तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि एक भारी मात्रा में लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं और एक बड़ा वोट यहाँ पे डाला जाएगा। लेकिन अभी शाम को जो 3 बजे तक का अपडेट हमारे पास पहुंचा है तो उसमें 60% तक का मतदान अशोकनगर विधानसभा में हो चुका है लगभग, और 61% मतदान मुंगावली विधानसभा में हो चुका है। और ये 1 घंटे का समय जो चुनाव आयोग ने एक्स्ट्रा दिया था, कोरोना और कोविड को देखते हुए 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया था। हम एक अभी एक्सीलेंस स्कूल की एक पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे करीब 7 पोलिंग बूथ हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही अब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को मतदान करना था वो कर चुके हैं। अब बाकी जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि IBC 24 लगातार अपील कर रहा है। आज सुबह से ही हम लगातार कवरेज पर हैं और लाइव कवरेज दे रहे हैं अपन अशोकनगर के लिए, सारी 28 विधानसभाओं के लिए। उसको लोग देख रहे हैं तो उनको लग रहा है तो इक्का दुक्का लोग निकलकर इस समय पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और धीरे धीरे ये 1 घंटे का जो समय निकल जाएगा तो जब वोटिंग परसेंट उसके बाद निकल कर आएगा कितना प्रतिशत मतदान यहाँ पर अशोकनगर विधानसभा में और मुंगावली विधानसभा में हो पाया है। चलिए, तो अंतिम दौर में है और अंतिम दौर में जिस तरीके से लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है, फिलहाल जो रुझान अब अंतिम दौर में कम नजर आ रहा है। जौरा का रुख करेंगे। स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं। स्वदेश, बताएं फिलहाल जौरा में क्या स्थिति अंतिम दौर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्थिति है वो आपको मेरे पीछे दिख भी रही होगी कि अब जो वोटरों की संख्या है वो कम हो गई है। आखिरी पड़ाव पर ये मतदान चल रहा है और मतदान जो करने आ रहे हैं ग्रामीण 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी पड़ाव और अंतिम चरण है तो इसलिए यहाँ थम गया है, थोड़ा सा माना जा रहा है यहाँ पे। और पूरी विधानसभा में अगर बात करें तो धीरे धीरे वोटिंग चल रही है, क्योंकि जो पूरे मतदाता थे वो दिन में और सुबह के टाइम पे एक तरह से बोल सकते हैं कि बम्पर तरीके से वोटिंग की है और मतदाता किया है। साथ ही बात करें तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा ऐसा ठंडा सा हो गया है, क्योंकि जो मतदाता थे पूरे अपने वोट डाल के घर जा चुके हैं और साथ में जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सिर्फ इस इंतजार में हैं ताकि कोई दल आए और इनको सूचना दे कि आपके वोटर पूरे हो चुके हैं और यहाँ EVM को पैक करके यहाँ से रवाना हो। यहाँ तक कि सुरक्षा दल भी यहाँ मौजूद पहुंच चुका है और सारे जो वोटर की जो मतदान होना था वो यहाँ पर हो चुका है। चलिए, अनूपपुर का हाल चाल हम जान लेंगे। राम भुवन हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। अंतिम दौर में राम भुवन, किस तरीके का रुझान, क्योंकि हमने देखा जौरा और अशोकनगर में अब ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। अगर अनूपपुर की बात करें तो क्या हालात है इस वक्त? सर ठीक इसी प्रकार अनूपपुर में भी है सर। जैसे अंतिम दौर पे मतदान पहुंचते जा रहा है वैसे जो मतदान केंद्र है वहाँ भीड़ कम होते जा रही है धीरे धीरे सर। और ये वैसे भी ये आदिवासी इलाका है। यहाँ क्या है कि धान की खेती के कारण लोग पहले ही मतदान करके चले गए थे, जिसके कारण अंतिम दौर पर मतदान जो है होने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होते जा रही है सर। ये रुझान जो है अभी 61% तक मतदान बताया गया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जहाँ तक जो मतदान का जो रेशियो है वो गिरते जा रहा है, तो 60-65% तक ही सर मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, तो अनूपपुर में लगभग 60% की उम्मीद जताई जा रही है और अंतिम दौर में यहाँ पर भी अब लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। और जिस तरीके से सुबह और दोपहर तक जो बम्पर वोटिंग हुई, अब शाम होते होते अंतिम समय में अब गिनती के लोग ही मतदान केंद्रों में पहुंच रहे। लेकिन इस बीच IBC 24 बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस वक्त भी आपके पास लगभग 1.25 घंटे का वक्त बचा हुआ है। अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो मतदान केंद्र पहुंचे, अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है हर किसी को जागरूक होना, अपने मताधिकार के लिए जागरूक होना। ऐसे में मतदान केंद्र जरूर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमने आपको अशोकनगर, जौरा और अनूपपुर का हालचाल बताया। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, तीनों ही मतदान जगह के मतदान केंद्रों में अब मतदाताओं की भीड़ कम होती नजर आ रही है। अंतिम दौर है और अंतिम दौर में अब मतदाता कम संख्या में ही पहुंच रहे हैं।
चलिए, दिन भर से हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत, लोगों का रुझान, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट और मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। अंतिम दौरों में ये वोटिंग पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या स्थितियां बनती है? हमारे साथ इस वक्त दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से और अविनाश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो मतदान के लिए अंतिम वक्त बचा हुआ है, लगभग 40 मिनट बचे हुए हैं। ऐसे में हम तमाम मतदाता हैं उनसे ये अनुरोध करते हैं और एबी24 बार बार ये अपील कर रहा है कि आप मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। इस चर्चा में लगातार हमारे साथ तमाम जो अतिथि हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस से और दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे जानना चाहूँगा, मतदान के प्रतिशत को देखकर आप क्या कहते हैं? जो उम्मीद थी मतदान के प्रतिशत की, उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है। जी देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण तो राहुल जी देखिए ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण काल भी है। कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत सुबह हुआ था, मुझे लगता है शाम को शायद उतना मत, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 65 के ऊपर 60 और 65 के बीच में कहीं जाकर लैंड करेगा, 70 भी लेकिन नहीं जा पाया। मुझे लगता है अभी आखिरी में जो अभी 40-50 मिनट की वोटिंग बची है, क्योंकि आप देखिए उसमें जो कई सारे केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर जनता को अंदर कर लिया जाता है और नए लोगों को एंट्री बंद कर दिया, तो मुझे लगता है प्रतिशत फिर भी निकल के इससे तो काफ़ी अच्छा आएगा। और एक यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, जनतंत्र की, कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कोई कितना ही बड़ा मंत्री हो, विधायक हो, आज आप देखें सब जनता के सामने नतमस्तक हैं। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आज हर आदमी ये चाह रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ जाए। मतलब ले दे के बात आई जनता के स्नेह के ऊपर, जनता के आशीर्वाद के ऊपर। आज कहीं किसी की नहीं चलती। जैसे देखिए, हम खुद ही कहते रहे कि कोरोना से, देखिए जैसे हमने देखा अक्सर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अक्सर हमने कहते सुना है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है। लेकिन आज हम विवश हो गए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मजबूर हो गई कि भैया घर से निकल के पहले मतदान, बाद में जलपान। तो ये मुझे लगता है ये एक खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, जनतंत्र की, कि जब तक जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है तो आपकी सारी राजनीति, आपकी सारी तैयारी, आपके सारे प्रबंधन सब धरे के धरे रह जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिशत अभी थोड़ा बढ़ेगा राहुल जी, जो आप बता रहे हैं, इससे थोड़ा काफी आगे जाएगा। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाए, और हम भी अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अंतिम दौर में पहुंचे मतदान केंद्र में और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। दुर्गेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मतदान का प्रतिशत आप देख पा रहे हैं, ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जो 28 विधानसभा सीटों पर निवासरत हैं, जिन्होंने मतदान किया है, उनको धन्यवाद। और जो अभी तक मतदान करने नहीं गए हैं, आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें। और निश्चित ही जो ये मत प्रतिशत आप जो देख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जो कमलनाथ सरकार का 15 महीने का कुशासन था, जिस तरह से सबको, गरीबों को टारगेट करके, उन पे चिन्हित करके, उन पे जो प्रहार का कांग्रेस की सरकार ने किया, चाहे वो फिर योजनाओं को बंद करने का मामला हो, दीनदयाल रसोई का मामला हो, तीरदर्शन योजना हो, मेधावी छात्र योजना हो, जिनको बंद करने का प्रयास कमलनाथ जी ने किया था। और जो उस 15 महीने को 15 साल पीछे प्रदेश को गर्त में धकेल दिया, उसके लिए जनता निश्चित रूप से मतदान कर रही है। जननायक श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे जो लीडर्स हैं, उनके आह्वान पे सभी लोग मतदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मतदान भाजपा के पक्ष में इसलिए भी है क्योंकि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जिनको देश ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और जननायक हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पूरे चुनाव में देखेंगे लगभग प्रत्येक सीट पर 3-3 बार दौरे हुए, उनकी सभाएं हुई, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। और जो कांग्रेस में चिन्हित करके भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया था, प्रदेश की जनता को लाइट, बिजली, पानी के लिए भी हम लोग, सड़क, बिजली, पानी के लिए भी आपके चैनलों पर डिबेट करते रहते। तो मुझे लगता है ये चुनाव उन चीज़ का है। और ये चुनाव इस चीज़ का भी राहुल जी कि जो 973 वचन, एक वचन के पीछे प्रभु भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, और 973 वचन देके भी कमलनाथ जी जनता के हितों की बात नहीं कर पाए, उनके हित सुरक्षित नहीं कर पाए। यह चुनाव उसका है। और जो 2018 में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वचन दिए थे,
उस वचनों से विपरीत होते हुए उनको जो उनकी जो प्राथमिकताएं थी, आईफा अवार्ड्स हो गई, आईटा अवार्ड्स हो गई, उनके बंगलों की रंगाई पुताई हो गई। आप देखेंगे कि कैसे शराब की बिक्री मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए कमलनाथ जी प्रयासरत करने लगे। गांजे की खेती कैसे मध्य प्रदेश में हो, तबादले को उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये सब चीजें जब प्रदेश की जनता भूली नहीं है, जो प्रदेश की जनता को इन्होंने प्रताड़ित किया, ये चुनाव उसका है। चलिए, तो ये चुनाव उसका है, लेकिन जो बातें दुर्गेश जी ने कही है, अवनीश जी आप कितने उससे सहमत है? क्योंकि ये देखने में आया कि उपचुनाव जब होते हैं तो कहीं के भी परिणाम नहीं बदलते। ये उपचुनाव कुछ अलग है, काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जनता का मन देखने को मिलेगा। काफ़ी टफ फाइट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत कम सीटें बीजेपी को चाहिए। लेकिन फिलहाल जिन बातों को कह रहे हैं दुर्गेश जी कि तमाम ऐसी योजनाएं जो प्रदेश सरकार की थी, जो पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, कमलनाथ जी ने उसे बंद किया, और साथ ही किसानों के साथ वादा खिलाफी का भी हमेशा से बात करते हैं। लेकिन टिकाऊ और बिकाऊ का जो आप स्लोगन लेकर चल रहे हैं, कितना फायदेमंद, कितना जनता के बीच प्रभावी दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुर्गेश जी की बातों को सिरे से खारिज करता हूं। मैं आपको बताऊं, ये हमेशा 15 माह की बात करते हैं, 15 वर्ष की बात भूल जाते हैं। 15 वर्ष में जो प्रदेश 2 लाख करोड़ के कर्जे में डूब गया वो बात भूल जाते हैं। जो प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर था, बहु बेटियों के बलात्कार के मामले में नंबर था, वो बात भूल जाते हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने 15 माह में जो कार्य किया है, रोजगार सर्जन के लिए कार्य किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, बहु बेटियों की आबरू इज्जत को सुरक्षित करने के लिए हमने कार्य किया। हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, हमने भूमाफियाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, जो कि शिवराज सरकार में खरपतवार बन गए थे। लेकिन शिवराज सरकार कभी उन पर कोई एक्शन तक नहीं ले पाई। हम इस उपचुनाव में जो गए, हम उन्हीं सब मुद्दों को लेकर गए। और जनता जानती है कि निरंतर हम पर आरोप लगाते रहे कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जबकि इन्हीं के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया कि कमलनाथ जी ने 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया, 11,643 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। तो जनता सब जानती है। और सबसे बड़ी बात राहुल जी, जनता को सब मालूम है कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। ये अपने आप में वास्तव में एक अलग तरह का उपचुनाव, इस तरह का उपचुनाव देश में कभी ना पहले देखा ना हुआ। उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई, वोटिंग की डेट आ गई, उपचुनाव के बीच में ही आपने फिर विधायक तोड़ रहे हैं। ये बात साबित करती है, आपके गृह मंत्री कहते हैं हमको तो सिर्फ 2 विधायक की आवश्यकता है, 1 विधायक की आवश्यकता है। ये बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं कि आप डर गए। आपको मालूम कि 28 की 28 सीटें आप हारने वाले हैं, इसलिए आपने फिर एक आपने अपना प्लान बी के तहत आपने फिर एक विधायक तोड़ा। तो ये जनता बड़े अच्छे से जानती है कि देखिए, इस कोरोना संक्रमण काल में जहां हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, वहीं जनता भी समझ रही है कि क्यों उनको बड़ी ऐसी अपनी जान हथेली पर लेके क्या वोटिंग करने के लिए निकलना पड़ रहा है। और जनता को यह भी मालूम है कि अगर ये उपचुनाव नहीं होते तो शायद इस प्रदेश में कोरोना इतना भयावह नहीं होता। आज 2.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं कोरोना के कारण। ये किसके कारण है? ये उपचुनाव हुए नहीं है राहुल जी, ये उपचुनाव थोपे गए हैं। ये उन लोगों ने थोपे हैं जो 22 लोग सिंधिया जी के साथ मिलकर बेंगलोर के एक रिसोर्ट में जाकर बैठकर अपना वीडियो जारी करके और अपना इस्तीफा सौंप रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा ईश्वर भी हमारे साथ है। किस तरह भाजपा के नेता निरंतर उनके जवान पर सरस्वती बैठकर उनके मुंह से निकलवा रहे। सिंधिया जी कहते कि पंजे का चिन्ह वाला बटन दबाइए, कभी इमरती देवी कहती, कभी गोविंद राजपूत कहते, कभी तुलसी सिलावट कहते हैं, कभी मानदाता के प्रत्याशी पाटीदार कहते हैं। तो ये निरंतर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस मान सम्मान इज्जत के लिए सिंधिया जी कहते हैं कि मैं मान सम्मान इज्जत के लिए भाजपा में गया हूं कांग्रेस छोड़कर, साहब हमने तो महाराज कहा था। आज सिंधिया जी अपने आप को अपने मुंह से कुत्ता कह रहे हैं, मैं कुत्ता हूं और मैं काटूंगा भी। साहब हम तो ऐसे शब्द कभी उपयोग नहीं कर सकते। और बताऊं, इस चुनाव में काफी कुछ देखने को मिला है, बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी बदजबानी भी देखने को मिली है। तमाम विषय हैं और किस तरीके से चुनाव थोपा गया और क्यों थोपा गया, इसका क्या असर भी पड़ेगा, ये भी चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे जो अतिथि हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लगातार अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस से और दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी, जिस तरीके से अवनीश जी को आप सुन रहे थे, कुछ देर पहले वो कह रहे थे ये जो चुनाव है वो थोपा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर जो उथल पुथल मची, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा अपने साथी विधायकों के साथ, और वजह ये बताई कि उन्हें वो मान सम्मान या उन्हें वो पद नहीं मिला, ऐसे में जिम्मेदार तो कांग्रेस भी होती नजर आ रही है। देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से आज अगर ये चुनाव जो थोपने की बात कर रहे हैं तो ये अपने आरोपों को एक दूसरा नया आरोप मढ़ने की बात कर रहे हैं।
कमलनाथ जी क्यों नहीं उन विधायकों की सुनते थे? आज ये आरोप उन सभी विधायकों ने लगाया, इनके मंत्रियों ने लगाया। इनके मंत्री जो उमंग श्रृंगार थे, तत्कालीन मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे कांग्रेस की नीतियां दिग्विजय सिंह जी के हिसाब से बनती हैं और दिग्विजय सिंह जी बड़े ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं और पूरे प्रदेश को लूटना चाहते हैं। ये उनके मंत्रियों ने आरोप लगाया। लक्ष्मण सिंह जी ने आरोप लगाया, सिंधिया जी ने तत्कालीन उस समय भी अनेक आरोप लगाए। पर इसके साथ साथ अभी हमारे मित्र जो बता रहे हैं कि हम जो विधायक वहां से चल के 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जब चल के जन समस्याओं की बात करने कमलनाथ जी के पास आते थे तो कमलनाथ जी उनको कहते थे चलो चलो हो गया। जब आपने विधायकों को समय नहीं दिया, प्रदेश की जनता को समय नहीं दिया, तो निश्चित रूप से ये अपने कर्मों की वजह से गिरे। और जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते हो, फिर आप आरोप भाजपा पे मढ़ते हो। और राहुल जी, जब आप जब गुड़गांव से और दिल्ली से जब विधायक आए थे और एक भी विधायक ने, जो कांग्रेस में उस समय कांग्रेस में थे, उन्होंने एक ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई प्रलोभन मिला है, किसी ने हमें खरीदने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ वो दिग्विजय सिंह जी आरोप लगाते रहे। कभी 10 करोड़ की बात करते थे, कभी 65 करोड़ की बात करते थे, अब 6500 की बात कर रहे हैं। तो उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। मीडिया में आके ऐसी बातें करना, आप ऑथेंटिक बात लेके आइए। अगर आपको लग रहा है खरीद फरोख्त तो ये आप प्रमाण दीजिए जनता की अदालत में, और जनता की अदालत तो निश्चित रूप से वो उस चीज को करती है। और मेरे मित्र यहाँ बोल रहे हैं 15 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। जब हम 2003 में चुन के आए थे राहुल जी, तो जब हम जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरे, तब 2008 में प्रदेश की जनता ने हमें जन आशीर्वाद दिया और जनता ने हमें आशीर्वाद देके फिर से काबिज किया सत्ता में। और अगर हम 2008 में जन आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते तो 2013 में हम लोग सरकार नहीं बनाते। और जब 2013 के जो हमारे संकल्प थे, हमारे वादे थे, अगर हम वो पूरे नहीं करते तो हमें सरकार, आप देखेंगे वोट 2018 में हमें इनसे ज्यादा वोट मिले थे, पर सीटों की गिनती इनके पास 2-4 सीटों की गिनती ज्यादा थी। और उस गिनती के आधार पे हमने इनको सरकार बनाने का, प्रदेश की जनता का जो ये वक्त है, बदलाव की बातें करते थे कि हम बदलाव लेके आएंगे। 973 वचन जी, जो एक वचन मैंने आपको बताया, जो एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, ये 973 वचन सरकार पाने के लिए इन्होंने 973 वचन लेके आए। क्या वचन पूरे हुए? क्यों नहीं ये अपने विधायकों से, इनको जो विधायक इतनी दूर से जन समस्याएं लेके आता था, उनसे ये बात कर पाए। इसके साथ ही साथ मेरे मित्र अभी गृह मंत्री जी की, नरोत्तम मिश्रा जी की जो बात कर रहे थे, तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा कि आज कांग्रेस की 87 सीटें हैं। अगर उनको सरकार बनानी है तो 216 के लिए उनको 29 विधायक चाहिए। आज कांग्रेस लड़ी अपने नेता प्रतिपक्ष और अपने को विपक्ष में बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और जो प्लान ए, प्लान बी, जो ये प्लान सी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारा तो सिर्फ एक ही प्लान है, वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कर दिया है। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, कैसे उनका स्तर सुधरे, कैसा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिनको वो भगवान मानते हैं, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए। हमारा मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ यही प्लान है कि मध्य प्रदेश हमारा कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश हो, कैसे विकास की गति पकड़े, कैसे नए आयाम छुए विकास के मामले में। हमारा एक ही प्लान है और उस प्लान पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से दावे थे अवनीश जी, आपके दावे थे कि आप जिस तरीके से 15 महीने का कामकाज शुरू हुआ, कामकाज और मुद्दों की यहाँ पर बात चल रही है अवनीश जी, और जिस तरीके से 15 महीने के शासनकाल में कमलनाथ जी ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई, तमाम शुरुआत एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो अगर उस शुरुआती दौर में काम करती है तो काफ़ी अग्रेशन के साथ और काफ़ी पॉजिटिवली कार्य करती है, और यही कुछ कमलनाथ की सरकार में भी देखने को मिला। लेकिन जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से अब जो आप जिस तरीके से संदेश दे रहे लोगों के बीच कि ये चुनाव वास्तव में थोपा गया है, बिकाऊ और टिकाऊ का भी एक जुमला आपकी ओर से दिया गया है, क्या लगता है ये इफेक्टिव है? मतलब आपको ये लगता है कि ये मतदाताओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, या मतदाता की सोच आप समझ पा रहे हैं कि वाकई में मतदाता इसी दिशा में सोच रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी की रैलियों में उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से शिवराज सरकार को, भाजपा को निरंतर रैलियों के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा है, स्पष्ट है। और हमने 15 माह की सरकार में आप देखें 2.5 महीने तो हमारे आदर्श आचार संहिता में गए, उसके बावजूद अगर हम देखें तो 11.5-12 महीने में कमलनाथ जी ने जो सरकार ने जो कार्य किया, हम तो कहते हैं आप 15 महीने वर्सेस 15 साल की आप बहस कर लीजिए, कभी हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे मित्र आदरणीय दुर्गेश केशवानी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, भाजपा के नेता बड़ा अनुसरण करते हैं उमंग सिंगार जी की बातों का कि उमंग सिंगार जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। 2 दिन पहले उमंग सिंगार जी ने एक बात और कही, उनने बकायदा इस बात पर मोहर लगाई कि जो हमने कहा ना 3550 करोड़ में विधायक और मंत्री बिके हैं, उमंग सिंगार जी को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन करके ऑफर दिया कि आपको मंत्री बनाऊंगा, 50 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप मुझे बताएं, जब आप उमंग सिंगार जी की बात का इतना अनुसरण करते तो उन्हें उमंग सिंगार जी ने यह बात भी कही, मतलब ये बात स्पष्ट होती है कि जिस तरह से सरकार बनाई है सिंधिया और शिवराज जी ने मिलकर तो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, दबाव डालकर सरकार बनाई है, विधायकों को यहां से आप ले गए, आपने रिसोर्ट में बंद किया और अपने हिसाब से उनसे बयान दिलवाए, उनका वीडियो जारी करवाए, उनसे आपने रिजर्वेशन लिखवाया और लालच दिया उनको पैसे दिए, बिक गए। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें, अगर आप बात करते हैं, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप उमंग सिंगार जी की बात करते हैं तो आपको यह बात भी माननी पड़ेगी जो उमंग सिंगार जी ने 2 दिन पहले जो बयान दिया है, जो वीडियो जारी किया है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, ये जनता सब जानती है कि चलो 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 हमने किसको कहा, हमने चलो 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 उसको कहा जो ट्रांसफरों की लिस्ट लेकर आते थे, जो दलाली करने आते थे, जो कि माफियाओं की सिफारिश करने आते थे। ये यही मुझे अच्छे से याद है, यही कमलेश जाटव। देखिए ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमने चलो चलो किया, अगर चलो चलो किया तो चुनाव इन्होंने सौंपा प्रदेश को, प्रदेश ने जो जनप्रतिनिधियों के नहीं हो पाए, जो कमलनाथ जी का भी जनप्रतिनिधि को नहीं हो पाए, वो जनता के क्या होंगे, जनता से जुड़ी हुई समस्या की बात नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं जनता के क्यों जो जनप्रतिनिधि चल के आता था उसको आप कहते थे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, उनसे मिलने तक का समय नहीं था। इन्हीं के विधायकों ने इनको आरोप लगाया कि कमलनाथ जी भूमाफियाओं से मिलते हैं, कमलनाथ जी चर्चा नहीं हो पाएगी, ब्लैकमेलरों से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनका चरित्र प्रदेश की जनता के समक्ष आ गया। और राहुल जी जो आप बिकाऊ और टिकाऊ की बात कर रहे हैं, किसी चीज में एक भी प्रूफ लेके आ पाए क्या, ये कोई आरोप लगा पाए? ये आज चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो मैं बता दूं कि कमलनाथ जी के अहंकार की वजह से एक दलित महिला को आप आइटम करते हो, आपके राहुल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वो क्यों नहीं, वो बोलते हैं कि कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास मुद्दे नहीं थे, कहीं उस मुद्दों से भटक के आप बात करने लगे। अरे आपको 15 महीने की बातें बतानी थी कि 15 महीने में हमने ये किया, 15 महीने में आपने सिर्फ आईफा की चिंता की, आपने आईटा की चिंता की, आपने कैसे मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़े उसकी चिंता की, आपने गांजे की खेती कैसे मध्य प्रदेश में की जाए, आपने विधान परिषद के गठन पे ध्यान दिया, आपने इन बातों पे ध्यान दिया। आपको अपने बंगलों की चिंता थी, रंगाई पुताई की, पर आपको जो चिंता करनी थी जनता की चिंता करनी थी, जनता की बात करनी थी, जनता के हितों की बात करना चाहिए। ये बौखलाहट तो आपकी दिख रही है, इनकी बौखलाहट है कि मेरी बौखलाहट नहीं, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी की आवाज दबाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आपकी आवाज। चलिए बारी बारी से कहिए। अवनीश जी आप पहले कह लीजिए, इंडस्ट्री चलाने का आरोप भी कांग्रेस बीजेपी ने लगाया था इससे पहले। अवनीश जी जवाब इसलिए डर गए हैं। जी अवनीश जी जी अपनी बात रखिए। जी राहुल जी जी देखिए राहुल जी, मैं वही बात बताना चाह रहा था कि जिस ढंग से हमने देखा अभी किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता आक्रोशित हो रहे हैं, मुझे मेरी बात नहीं कहने दे रहे हैं, मतलब दोनों आवाजें क्लैश हो रही, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। ये बात स्पष्ट है कि ये जनता जान। सबसे बड़ी बात तो आप मुझे बताएं, जिस कोरोना को आप डरोना कहते थे, जिस कोरोना का बहाना लेकर आपने बकायदा कहा कि यहां पर आपने बकायदा कोरोना के चलते, जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सदन का टेस्ट नहीं करा सकते, 15 दिन तक हम विधानसभा स्थगित करते हैं, तो आपने कहा कोरोना ही डरोना है। फिर राजस्थान में आपने क्या किया, राजस्थान में आपने बिल्कुल उल्टा किया। यह बात स्पष्ट है। और मैं आपको बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
शिवराज सिंह चौहान जी, इन सब ने मिलकर जिस ढंग से विधायकों को खरीदा है और जो सरकार बनाई है, जनता सब जानती है। जनता को मालूम है कि इस कोरोना संक्रमण काल में जहां घर से निकलने में प्राणों का खतरा है, उसके बावजूद इतने राजनेता रोज आकर प्रचार, मैं पहले भी कह रहा हूं कांग्रेस ने भी प्रचार किया, कांग्रेस के लोग भी संक्रमित हुए, भाजपा के लोग भी संक्रमित हुए, लेकिन सोचने का विषय ये हो, जनता इस बात के बारे में सोच रही है। जनता कह रही है कि चुनाव आखिर क्यों चुनाव, और वो भी 28 सीटों पर उपचुनाव। अरे साहब, अगर आपको लगता है शिवराज जी, अगर हिम्मत है कि कमलनाथ जी का विरोध कर रहे, कमलनाथ जी का आप कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, हिम्मत है तो शिवराज जी उपचुनाव क्या, आप तो मध्यावधि चुनाव करा के देखिए, दीजिए पूरे 108 विधायकों। चलिए, उपचुनाव हो रहा है और ये पता चल जाएगा 10 तारीख, ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मतदान का जब परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि वास्तव में ऊंट किस करवट बैठता है। आप दोनों हमारे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।